सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से सर्वनाम पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। बच्चों, तो हम चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा की ओर। पहले हम परिभाषा को पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें पेज नंबर 48 में आइए आप लोग। यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया सर्वनाम का। अब हम लोग यह समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप लोग नीचे देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। रघु क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान है। पहले वाक्य में क्या था? रघु क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान है। तो यहाँ पे दो वाक्य मैंने बताया। पहले वाक्य में रघु क्रिकेट का खिलाड़ी है, यानी रघु जो है इसमें क्या है? संज्ञा है। और दूसरे वाक्य में वह विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान है। तो यहाँ जो वह आया वो किसके लिए आया? आप लोगों को पता चल गया होगा। ये वह जो है रघु के लिए आया। तो यहाँ पे रघु क्या था? संज्ञा। आप लोगों को पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ जो वह है वो हो गया सर्वनाम। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पे क्या आ गया? सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया सर्वनाम की परिभाषा, कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दूसरा एक सिंपल सा उदाहरण मैं देती हूँ। शिक्षिका पढ़ा रही है, तो मैं अगर इसमें पूछती हूँ कि शिक्षिका क्या है, तो आप लोग जल्दी से बोलिएगा शिक्षिका तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और जब मैं बोलती हूँ कि इसमें सर्वनाम लगाकर वाक्य को बदलिए, तो आप लोग तुरंत वाक्य को बदलिएगा, वह पढ़ा रही है, यानी वह किसके लिए आया? शिक्षिका के लिए आया। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया सर्वनाम किसे कहते हैं और संज्ञा की जगह पे सर्वनाम कैसे चेंज हो जाता है। अब आते हैं बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पेज नंबर 49 में आइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब आते हैं कि इसमें सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। यानी ये आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, जब प्रोनाउन पढ़े होंगे उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुषवाचक क्या हो गया? अदर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी जो बोलने वाला है वो अपने लिए करता है, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुमने, वह इत्यादि। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, ये तो परिभाषा मैंने पढ़ा। उसके बाद आप लोग चित्र में देखिए, आप लोगों की बुक में जो चित्र दिया है उसमें पहले चित्र में दिया है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पहले चित्र में क्या है? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है इसमें। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये वक्ता क्या कर रहा है? अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे चित्र में आइए, तुमने अपना बैग लगा लिया। तो यहाँ जो तुमने है वो सेकंड पर्सन हो गया। यहाँ वक्ता सुनने वाले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए यहाँ तुमने क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, सेकंड पर्सन।
और तीसरे चित्र में जो दिया है वह खेल रहा है, तो यहाँ पे वह जो है ये अन्य है यानी अदर्स है। यहाँ वक्ता किसी दूसरे के लिए कह रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह सर्वनाम के 6 भेद में पहला भेद जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका भी 3 भेद बताया गया है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया कि बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, मध्यम पुरुषवाचक जो है सुनने वालों के लिए होता है, और अन्य पुरुषवाचक जो है किसी अन्य के लिए होता है यानी अदर्स के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चलता है कि यह प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों के बुक में चित्र में दिया है, यह उपहार किसका है। तो यहाँ पे जो किसका आया ये प्रश्न राइज कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो यह उपहार किसका है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरे वाक्य में आइए, दूसरे चित्र में आइए, इतनी ज़ोर से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ पे भी प्रश्न पैदा हो रहा है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आइए तीसरे भेद में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी हो गया इसकी परिभाषा, जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित हो यानी कोई निश्चय नहीं हो। ठीक है, अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसे। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित हो, वस्तु व्यक्ति का बोध कराता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और किसी। आप लोग चित्र में देखिए, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, तो बाहर से आवाज़ आ रही है पर किसकी आवाज़ है ये कोई निश्चित नहीं है, आवाज़ किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पे चित्र में बता रहा है कि बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे संदेह है, किसी की आवाज़ आ रही है, हमको पता नहीं है कि किसकी आवाज़ आ रही है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरे चित्र में आइए, यह तो कोई जादुई किताब लगती है। ठीक है, दूसरे वाक्य में दिखाया जा रहा है, यह तो कोई जादुई किताब लगती है। तो यहाँ पे जो चित्र में दर्शाया गया है, कोई जादुई किताब है, बट कोई, जादू का तो बहुत सारा किताब होता है, लेकिन यहाँ पे जादुई किताब है लेकिन कोई एक किताब है। ठीक है, तो संदेह से कौन सा संदेह है कि कौन सा किताब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह चित्र में दर्शाकर दिखाया गया है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं चौथा, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हैं तो वह क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यही, वही, इसी, उसी आदि। चित्र में देखिए आप लोग फिर से, इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा था। ये जो चित्र में आदमी बोल रहा है दूसरे आदमी से कि इसी को, यही वो आदमी है जिसको मैंने देखा था। ठीक है, इसी को मैंने, ये निश्चित है कि यही ये आदमी था जिसको मैंने देखा था। दूसरे चित्र में है, यही मेरा पक्का मित्र है। ये दोनों मित्र में एक मित्र बोल रहा है दूसरे से कि यही मेरा पक्का मित्र है, ये निश्चय है कि ये मेरा मित्र है। ठीक है, तो इस तरह चित्र में ये दर्शाया गया है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं पाँचवें में, पाँचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसने। कहने का मतलब, जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ फिर से चित्र में देखिए, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। आदमी एक ही है लेकिन सर्वनाम क्या हो गया, शब्द दो हो गया।
तो ये जो सर्वनाम शब्द जो दोनों हैं, जिसने मेहनत की, ये चित्र में लड़का जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये लड़का है, मेहनत की तो उसे ही फल मिला। यानी इसने और उसने जो है इस वाक्य को जोड़ रहा है, यानी संबंध बना रहा है इस लड़का के साथ। तो ये लड़का जो है एक ही है, यही लड़का जो है जिसने मेहनत किया उसे फल मिला, ठीक है। दूसरा चित्र है, जो प्रथम आया वह मेरा भाई है। इसमें भी जो और वह एक ही आदमी के लिए आ रहा है, जो और वह जो है एक ही इंसान के लिए आ रहा है। जो प्रथम आया वह मेरा भाई है। तो इस तरह दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब है 6 में निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, अपना, स्वयं, अपने से। निज का मतलब क्या होता है, अपना, ओन, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। फिर से चित्र में देखिए आप लोग, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। जैसे आप लोग भी घर में बोलते हैं कि माँ यह काम छोड़ दीजिए, मैं इसको खुद कर लूँगा या इसको स्वयं कर लूँगा, ऐसा आप लोग बोलते होंगे कभी। तो इसी तरह इस चित्र में बताया गया है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा। और दूसरे चित्र में है, वह खाना अपने आप बनाता है। यानी निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं, खुद से, ठीक है, अपना। तो ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या हो रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो ऐसे में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, सर्वनाम का अर्थ, ठीक है। संज्ञा शब्दों के स्थान पे आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हो गया मैं, तुम, वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की स्थान वस्तु कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। निजवाचक में निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करता है। और निजवाचक अपने लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही, और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी से शॉर्ट में इसको पढ़ाई हूँ। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उन भेदों के परिभाषा आप लोग याद कीजिएगा। और एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। ओके, थैंक यू।